हेलो, वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपकी दिवाली की छुट्टियां बहुत अच्छी गई होंगी। आपने पढ़ाई भी की होगी और साथ में ढेर सारी मौज मस्ती भी की होगी, है ना। तो अब दिवाली की छुट्टियां हो गई हैं खत्म और एक बार समय आ गया है कि हम लोग फिर से अपनी पढ़ाई की तरफ वापस लौट आएं। और जो भी अब का टाइम बचा हुआ है और अब तो लेकर के अब सीधा एग्जाम ही होंगे ना। तो अब ये जो टाइम पीरियड अपन को मिलने वाला है इसको बहुत ही ईमानदारी से इस्तेमाल करना है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे अपनी शॉर्ट लिस्ट बना लीजिए। पहले तो ये देख लीजिए कि हमारा टाइम एक्चुअल में कहाँ पर जा रहा है ना। कहने का मतलब टाइम हम यूज कर रहे हैं या टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, सबकी एक प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए। अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ कमियां कहाँ पर हैं, हमारा मैक्सिमम टाइम किस चीज में जा रहा है वो नोट कर लीजिए। और धीरे धीरे करके उनका टाइम पीरियड कम करते जाइए। ठीक है। और कोशिश करिए कि अपना जो स्टडी आवर है वो लगातार उसको इंक्रीज करते जाइए। दिवाली से पहले स्टडी पैटर्न में और दिवाली के बाद के स्टडी पैटर्न में एकदम जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। कारण उसका यह होता है कि अब धीरे धीरे ठंडियां भी स्टार्ट होंगी। तो विंटर सीजन में ऐसा होता है कि हम थोड़े से वैसे एक्टिव नहीं रह जाते हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे। तो अब हमें अपनी रूटीन को भी खुद को भी इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि हम प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी कर पाए और इसमें थोड़ा भी कहीं ब्रेक ना हो। ये बहुत जरूरी चीज हो जाएगी। तो अब टाइम टेबल आपको फिर से रीसेट करना पड़ेगा, है ना। खुद को रीसेट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो विंटर में ऐसा होता होगा कि उनको कुछ ना कुछ एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम होती होगी, वो भी बच्चे परेशान होंगे, है ना। कुछ को ऐसा होता है कि बहुत कोल्ड एंड कफ बार बार होता रहता है, फ्रीक्वेंटली होता रहता है, उनको परेशानी होगी। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा संभल के सबसे पहला काम करना है, खुद का ख्याल रखना है ताकि आप बीमार ना पड़े और आपकी ये जो स्टडी है वो कंटिन्यू चलती रहे। दूसरा काम करना है कि आपको सारे बैकलॉग क्लियर कर लेने हैं, जितने भी अभी पीछे के रह गए हैं। अपने आसपास वालों से नोट्स ले लीजिए, वहां से कंप्लीट कर लीजिए और फिर एक तरफ से उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तीसरा काम, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के आर को बढ़ा दीजिए। वो सेशन थोड़ा सा एक्सटेंड करने की जरूरत आ गई है ना। क्वेश्चन आर का मतलब ये हो गया कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि उस टॉपिक पर बेस्ड मिनिमम 10 to 20 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लिए जाएं, है ना। अगर वो ठीक ठाक टॉपिक है तो मतलब उसमें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर वो आ सकते हैं तो, है ना। अब ये प्रैक्टिस करते जाइए। साथ साथ में जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स अभी से बनाते जाइए। वो शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप आपको एग्जाम से जस्ट पहले वाले रात में या पहले वाले वीक में आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है। खुद को हाइड्रेटेड रखिए। मॉर्निंग में आप स्प्राउट से अपनी दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छे से आपकी पढ़ाई हो जाएगी, है ना। तो अब टाइम बहुत क्रूशियल होने वाला है बेटा। अब थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा ताकि हम अपनी स्टडी को इतने अच्छे से कर सकें कि जो भी हम एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं उन एग्जाम में हम अच्छे आउटपुट के साथ, अच्छे रिजल्ट के साथ बाहर निकल सकें। ठीक है। तो 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं बेटा और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीवाईक्यू ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग, इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और आज बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में, है ना। तो आइसोमेरिज्म को हम बनाएंगे आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, और आपको इस वीडियो में तो कतई मजा आ जाना है। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डील करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड फंडामेंटल से। तो चूंकि हमें आइसोमेरिज्म पढ़ना है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, आइसोमेरिज्म से जुड़े हुए जो छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, जो की पॉइंट्स हो सकते हैं, की फीचर्स हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। तो चलिए, तैयार हैं आप सब लोग। ठीक है। आपको नोट्स लेना, एक पेपर ले लीजिए, मतलब कुल मिला के एक नोट्स जिसमें आप नोट बना रहे होंगे वो ले लीजिए, पेन ले लीजिए और अपना अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा दिमाग और चेहरा लेकर के बैठ जाइए। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। आइए देखते हैं बेटा, छोटे छोटे पार्ट में आपको समझाऊंगा। अब आइसोमेरिज्म बेटा दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक हो गया आइसो, दूसरा हो गया मर्स, है ना। आइसो का मतलब होता है सेम और मर्स का मतलब होता है फॉर्म या फिर यूनिट। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं। सपोज दैट बेटा हमारे पास एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं आपके सामने। मान लेते हैं हमारे सामने एक एग्जांपल है और हमने लिखा है C2H6O लिख दिया है। अब ये C2H6O किसी कंपाउंड का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ये बेटा एक हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है।
और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग सेम मॉलिक्यूलर, अब देखो सवाल ये है ना कि आइसोमेरिज्म के स्टार्ट मतलब ये आया कहां से, आइसोमेरिज्म ये टर्म कहां से आना स्टार्ट हुआ है ना, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो आइसोमेरिज्म की कहानी ये होती है बेटा कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और अलग अलग जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, हर एक स्ट्रक्चर की कम से कम एक फिजिकल प्रॉपर्टी या एक केमिकल प्रॉपर्टी आपको डिफरेंट जरूर मिलेगी। कहने का मतलब अगर आपके पास दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेम नंबर ऑफ नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, सब कुछ सेम है, फिर भी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिसिमिलरिटी शो करते हैं, डिफरेंट है, या फिर वो केमिकल प्रॉपर्टीज में डिसिमिलरिटी शो करते हैं, डिफरेंट है, तो आप सोचो ना कि वो हैं एक ही मॉलिक्यूल से निकले हुए, वो कॉम्पोजिशन कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के केस में सेम ही रखते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो इस तरह के जो भी कंपाउंड आपको केमिस्ट्री में मिलते हैं वो कंपाउंड आपस में एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं, और ये जो फिनोमिनन आप देख रहे हैं वो फिनोमिनन क्या कहलाएगा, आइसोमेरिज्म कहलाएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा C2H6O, तो इस C2H6O को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3CH2OH, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3OCH3। हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो इन दोनों फॉर्मूलाज में दो कार्बन है अपने पास, यहां भी देखो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो 3 + 2 + 5, 5 + 1 6, और यहां पर भी 3 + 3 6, 1 ऑक्सीजन यहां भी है, 1 ऑक्सीजन यहां भी है। तो आप आसानी से देख रहे हैं कि दोनों फॉर्मूलाज में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के नंबर्स तो इक्वल हैं, लेकिन आपको चूंकि आपने अभी आईयूपीएसी कंप्लीट किया है, आपको फंक्शनल ग्रुप का भी आइडिया है, उससे पहले आपने फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट की है, वहां पर भी आपको फंक्शनल ग्रुप का आइडिया है। तो आप ऐसा पा रहे हैं कि यहां पर OH लिखा हुआ है और यहां पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर हमें डिफरेंट डिफरेंट है, और उस स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। और चूंकि इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से ये दोनों क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चूंकि दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है तो दोनों कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आगे बात समझ में? तो क्या होते हैं आइसोमर? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बाद हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि उनका आईयूपीसी नेम सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। आईयूपीसी नेम अगर उनका डिफरेंट डिफरेंट हो गया तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे, और अगर आईयूपीसी नेम उनका सेम हो गया तो वो कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आगे बात समझ में आता है? चलिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ऐसे कुछ कुछ और एग्जाम्पल देके दिखाता हूं। देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है बेटा, उसका नाम है C4H10। अब चूंकि मैंने आपको जनरल फॉर्मूला सबका बता रखा है, तो हमारा तो हर एक बच्चा इस बारे में जानता होगा कि C4H10 एक्चुअल में किस मॉलिक्यूलर क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, किस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने आपको सिखाया था कि जब हाइड्रोजन के नंबर कार्बन से डबल +2 हो तो वो एल्केन को रिप्रेजेंट करता है। तो C4H10 यहां पर एल्केन्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं? एक तो मेरे पास ये तरीका है कि मैं ऐसे लिख दूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है मेरे पास कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये दोनों तरीकों से देखो, दोनों के केस में मेरे पास 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन है दोनों केसेस में। लेकिन अगर मैं नाम की बात करूं बेटा, तो अगर इसकी आप बात करेंगे तो इसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन ये बनेगी, इसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन ये बनेगी। अगर आप इन दोनों का आईयूपीएसी लिखना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। और इसका आईयूपीएसी लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? तो आपने देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे। इस फिनोमिनन को बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो हमने एक और चीज क्या देख लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, आईयूपीसी नेम भी डिफरेंट होगा। अगर आईयूपीसी नेम डिफरेंट है तभी वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, अदरवाइज कभी भी उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बोलिएगा, ठीक है।
एकदम ध्यान रखना है बेटा, आईयूपीसी नेम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर होने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले आईयूपीसी नेम कंप्लीट किया है, ताकि इस चैप्टर में जब हम आईयूपीसी नेम का यूज करें तो हमारे हर बच्चे को कॉन्फिडेंस के साथ हर एक मॉलिक्यूल, हर एक स्ट्रक्चर का आईयूपीसी नेम लिखना आ रहा हो उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हमने दोनों लिख दिया। तो एक तो कंडीशन ये हो गई, ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं मेरे पास एक है C4H8। अब अगेन वही बात, मैं पूछूं C4H8 किस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बिना डरे ये बोलना चाहिए कि ये कहलाएगा C4H8 का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन यहां पर कार्बन का जस्ट डबल है, तो ये पक्का एल्कीन है। और अगर एल्कीन है तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि एल्कीन की पहचान ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से होती है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। दूसरा तरीका मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, पहले में मैंने क्या नोटिस किया कि यहां पर कार्बन की चेन, यहां पर 4 कार्बन की चेन थी, यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन केवल 3 कार्बन की हो गई, यानी कि चेन की लेंथ में डिफरेंस पाया गया। इस वजह से ये दोनों एग्जांपल आपस में चेन आइसोमर के एग्जांपल बनेंगे। यहां की बात करता हूं, उससे पहले मैंने आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म सिखाया, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर कि यहां पर क्या देखा गया बेटा। देखो, यही प्रिंसिपल कार्बन चेन बनेगी 4 कार्बन की, और यहां पर ये प्रिंसिपल कार्बन चेन बनेगी अगेन 4 कार्बन की। अब नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन वो चेंज नहीं हुआ, वो दोनों में सेम है। अगर चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाता तो इसे हम चेन आइसोमेरिज्म बोलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हुआ क्या है, अगर मैं इसका आईयूपीसी लिखना चाहूं तो मैं यहां से नंबरिंग करूंगा, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड की पोजीशन पास में है ना। तो 1 2 3 4, तो मैं इसका नाम लिखूंगा ब्यूट 1 इन। और अगर मैं इसका आईयूपीसी लिखना चाहूं तो मैं ऐसे नंबरिंग करूंगा, या इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, क्योंकि डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से सेकेंड कार्बन पर ही पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसे करूं तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। आपने क्या नोटिस किया बेटा, प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम थे, बट डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। यहां पर डबल बॉन्ड टर्मिनल पे है, यानी कि एंड पे है, यहां पर इंटरनल यानी कि बीच में आ गया। और चूंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई, इस वजह से ये पोजिशनल आइसोमर कहलाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसको हम स्ट्रक्चरली टू डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वजह से ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे। इतनी बात आ गई समझ में। तो हम ऐसे एक नहीं, ऐसे लाखों हजारों एग्जाम्पल हमारे पास हैं जहां पर हम ये पाते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि नेट कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स वो तो 2 स्ट्रक्चर में सेम है या मोर देन 2 स्ट्रक्चर में सेम है, लेकिन वे ऑफ एक्सप्रेशन, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चर वो डिफरेंट डिफरेंट पाया गया। और यहीं से ओरिजिनेट हुआ ये टर्म आइसोमर्स, यानी कि सेम फॉर्म सेम यूनिट, मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ओरिजिनेट हुए, सेम जनरल फॉर्मूला से ओरिजिनेट हुए, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आईयूपीसी नेम डिफरेंट है, और इस वजह से वो स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। तो बेसिक बात समझ में आ गई बेटा, आइसोमेरिज्म क्या होता है, फंडामेंटल वो क्लियर हो गया। ठीक है, यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर्स और स्पेशियल अरेंजमेंट एंड एट लीस्ट वन फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर। दिस फिनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, दो जो आप स्ट्रक्चर बना रहे, जैसे यहां पर मैंने 2 स्ट्रक्चर बनाया, इनकी कम से कम एक फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगी, या फिर एक केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगा ही होगा, या फिर एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होना ही होना है, ये बात ध्यान रखना है। अब जरा आप सोचो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई, बॉन्ड का प्लेसमेंट डिफरेंट हो गया, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एक ही एटम के नंबर सेम है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा तो वेपर डेंसिटी सेम होगी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में आपको मोल कॉन्सेप्ट में मैंने कुछ रिलेशन बताया था, है ना, वही यहां पर लगेगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, नेट कॉम्पोजिशन सेम, तो मॉलिक्यूलर वेट सेम, तो वेपर डेंसिटी सेम। ठीक है, और कम से कम एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस पाया जाएगा। ठीक है, इस बात को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। चलिए अब आगे देखते हैं आइसोमेरिज्म कितने टाइप के हो सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से बेटा फ्लो चार्ट मैंने बनाया है और बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए बनाया है यहां पर। आइए एक तरफ से स्टार्ट करते हैं।
कम से कम ये अगर आपने बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट कवर कर लिया ना, तो भी जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके सही होने लगेंगे, केवल इतने से ही। और इसमें छोटी छोटी चीजें भी मैं ऐड करूंगा, तब इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। देखिए आइसोमेरिज्म में बेटा सेम क्या होता है, अभी आपने देखा कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना मस्ट है। तो इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। मैं जनरल फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, क्योंकि जनरल फॉर्मूला अभी टॉटोमेरिज्म वाले केस में डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। अब आते हैं डिफरेंट क्या होगा, बट डिफरेंट आईयूपीएसी। आईयूपीएसी मस्ट बी डिफरेंट, है ना। किसके केस में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के केस में, बट वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। देखो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, अब फिर से सुनना, सबकी डेफिनेशन बनती चली जाएगी, एक एक लाइन में डेफिनेशन बनेगी सबकी, बस आप थोड़ा सा ध्यान देकर के सीखेंगे, सब आसान हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे, आइसोमेरिज्म यानी कि टू डिफरेंट स्ट्रक्चर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं तो वो कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। और अगर स्पेशियल अरेंजमेंट यानी कि 3D में डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है, ठीक है, 3D में अरेंजमेंट समझ रहे हो ना, स्पेस में अरेंजमेंट, एक्स वाई जेड प्लेन में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स का अरेंजमेंट, वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो फिर यहां पर एक आ जाएगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और एक आ जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ये हो गया आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये छोटा छोटा डिफरेंस हो गया। अब मैं एक तरफ से लेके चल रहा हूं आपको, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक दूसरा नाम है, होता है बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हिंदी में होता है संविधान, संविधान मतलब स्ट्रक्चर, फंडामेंटल्स, बनावट, ठीक है। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट है तो ये सब कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और इसको याद कैसे रखना है, एक एग्जाम होता था पहले सीपीएमटी का एग्जाम, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे, नीट और सीपीएमटी पहले होते थे, स्टेट पीएमटी भी बोलते थे हम लोग। तो अब वो एग्जाम नहीं होगा, मैंने यहां क्या लिखा है, CPMTFR, मतलब फिर नहीं होगा। तो देखो ऐसे याद हो जाएगा, C फॉर चेन आइसोमेरिज्म, P फॉर पोजिशनल आइसोमेरिज्म, M फॉर मेटामेरिज्म, T फॉर टोटोमेरिज्म, F फॉर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, R फॉर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। टोटल इतने टाइप के आइसोमेरिज्म है अपने पास, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के पार्ट हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं, अब ध्यान रखना है कि इसमें एक और चीज डिफरेंट होगी, जो होनी ही होनी है, वो होगी आईयूपीएसी नेम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं, फिर से मैं एक तरफ से पढ़ रहा हूं, आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। अगर डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस हुआ तो हम देखते हैं क्या वो आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। जैसे एक सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड से 3 बॉन्ड इधर कनेक्टेड है, 3 बॉन्ड इधर कनेक्टेड है, तो मैं इसको घुमा करके इन्फिनाइट स्ट्रक्चर बना सकता हूं। अगर इसकी इंफिनिटी स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगी सब एक दूसरे के कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहलाएंगे। बस एक बात ध्यान रखना है कि इनको हम रूम टेम्परेचर पर ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी, इसको एक्सट्रैक्ट करके आप नहीं रख सकते हैं। जबकि इसको हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के जो दो डिफरेंट फॉर्म बनेंगे, वो दोनों डिफरेंट फॉर्म को हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डिफरेंट नहीं, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यही मेन डिफरेंस है इसमें और इसमें, इस वजह से मैंने स्टीरियो एक साथ लिखा है और इसको एक साथ लिखा है, अलग लिखा है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, तो यहां पर हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ने को मिलेंगी। पहला पढ़ने को मिलेगा गाउच इफेक्ट, ध्यान रहे, क्या नाम पढ़ने को मिलेगा, गाउच इफेक्ट, ताकि आप कीवर्ड्स सुने रहें, आपको पता रहे पहले से कीवर्ड्स क्या क्या इसमें यूज होने वाले हैं। तो गाउच इफेक्ट हम लोग इसमें पढ़ते हैं, बाकी इसमें चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म, है ना, ये सब चीजें इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहीं पर आप एक्लिस फॉर्म या फिर स्टैगर्ड क्या होते हैं, एंटी स्टैगर्ड क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर कवर करेंगे, क्लियर। फिर हम आते हैं इधर, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे 2 बॉन्ड कनेक्टेड है, इससे 2 बॉन्ड कनेक्टेड है, इसको अगर मैं रोटेट करूं तो ये फ्री रोटेट नहीं हो पाएगा। और जब मैं जीआई पढ़ाऊंगा आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो मैं आपको प्रॉपर मॉड्यूल बना के दिखाऊंगा, है ना, वो सिस्टम बना के दिखाऊंगा। यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, मतलब फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगा। डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड ऐसे है तो यहां एक जगह रुक जाएगा ऐसे, है ना। तो डबल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन नहीं पॉसिबल है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, और उसी की वजह से जो आइसोमर्स डिराइव होगा, ओरिजिनेट होगा या इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसका नाम होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स,
ठीक है, तो यहां पर हमें जो पढ़ने को मिलने वाला है इनका नॉमेनक्लेचर सिस्टम, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा बेटा सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, सिस या ट्रांसफॉर्म पढ़ने को मिलेगा, कैपिटल ई कैपिटल जेड, एंड यहां पर मिलेगा सिन एंड एंटी, सिन एंड एंटी। ये तीन बातें आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। अब हमारा हर एक बच्चा कायरल कार्बन के बारे में जानता है। मैंने आपको बता रखा था कि when a carbon atom is bonded with 4 different group or atom, this carbon is actually an asymmetric carbon or chiral carbon। और ऐसा कायरल कार्बन जब किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा तो वो कंपाउंड ए कायरल कंपाउंड कहलाएगा, सॉरी कायरल कंपाउंड कहलाएगा, और ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें बहुत छोटी छोटी बातें पढ़नी है। जैसे एक तो पढ़ना है इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल्स क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं। ध्यान रहे, आपको पता रहे कि क्या क्या इसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, और अगर मैं इसके नॉमेनक्लेचर सिस्टम की बात करूं तो हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल डी स्मॉल एल क्या होता है, जिसे हम डेक्स्ट्रो एंड लीवो के नाम से जानते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि कैपिटल आर कैपिटल एस क्या होता है ना, ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम लोग यहां पढ़ेंगे कि मीजो कंपाउंड के बारे में सुना है, मीजो कंपाउंड भी हमें पढ़ना है। ठीक है, हालांकि नॉमेनक्लेचर सिस्टम की बात कर रहे थे हम लोग। तो डीएल सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते क्योंकि हम पोलरीमीटर का यूज करते हैं, हालांकि कहीं कहीं कंपाउंड में लिखा रहेगा। आरएस सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बिहाफ पे हम ये तीनों चीजें बताएंगे कि इनैंसियोमर क्या होते हैं, आइडेंटिकल क्या होते हैं और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको वहां पढ़ने को मिलेंगी। एक और अपने पास है इराइथ्रोज एंड थ्रियोज, इराइथ्रोज एंड थ्रियोज, थ्रियोज ये यहां पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें समझते रहना। और एक कैपिटल डी कैपिटल एल सिस्टम क्या होता है, ये 4 टाइप के नॉमेनक्लेचर सिस्टम यहां पर देखने हैं। ये 3 टाइप के आपको आइसोमर्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहां पर पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, ये पूरा आपका टॉपिक हो गया। अब आते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इंपॉर्टेंस इन एग्जामिनेशन, किस एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यहां पर टॉटोमेरिज्म पे आप जितने स्टार लगा लो कम है। ठीक है, एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि पूरा लेकर के बैठ गए। ठीक है, बेसिक सिंपल कैलकुलेशन पता हो वो चीज चल जाएगा, लेकिन टॉटोमेरिज्म के बिना काम नहीं चलेगा। और आजकल न्यू ट्रेंड है कि टॉटोमेरिज्म से क्वेश्चन, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे पहला क्वेश्चन टॉटोमेरिज्म का ही बनता है। तो इधर तो सेम ये इंपॉर्टेंट है। इधर की बात करें तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आजकल कन्फर्मर से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बन रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप ऑप्टिकल पे आ जाओ, देन आप ज्योमेट्रिकल पे जाओ। ठीक है, ये सीक्वेंस हो गया, ये इंपॉर्टेंस की लिस्ट हो गई, वो मैंने आज सारा बता दिया। अब इसको अच्छे से आप नोट कर लें, देख लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, या स्क्रीनशॉट क्या लेना है भाई, कंप्लीट करो, नोट्स तो कंप्लीट करना ही करना है। और इन क्लासेस को बेटा वैसे ही पढ़ना जैसे आप प्रॉपर घर पे बैठ के क्लास करते हो। अच्छी बात यह है कि जिस दिन आपको समय मिला आप 2 to 3 वीडियोस भी कवर कर सकते हैं, है ना, और फिर आप 1 by 1 वीडियोस भी कवर कर सकते हैं। ये आपकी एफिशिएंसी, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर। देखो कभी कभी बेटा ऐसा आप कंफ्यूज हो जाओगे, कभी कभी ऐसा होगा कि अरे ये तो चेन आइसोमर भी शो कर रहा है, पोजीशन आइसोमर भी शो कर रहा है। और ऐसी कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूं बहुत ही शानदार एक छोटा सा फ्लो चार्ट, जो आपकी इसी कंफ्यूजन को करेगा खत्म। जहां आप कंफ्यूज हो गए कि ये दो स्ट्रक्चर जो दिख रही हैं, ये एक्स टाइप का भी आइसोमर दिखा रहा है, वाई टाइप का भी आइसोमर दिखा रहा है, ऐसे केसेस में आपको इस्तेमाल करना है इसका। ठीक है, हाँ, अभी देखिए इधर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले आप, जैसे आपके पास 2 कंपाउंड दिए गए हैं, 2 डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड गिवन हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि बोथ आर रिलेटेड विद, यानी कि उन दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, किस टाइप के आइसोमर है वो। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे। अगर उन दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल एक हमारे सामने लिखा है CH3CH3 और एक लिखा हुआ है CH3CH2CH3। ठीक है, तो आप बोलोगे इन दोनों को तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है। फिर आप एक और चीज आपको नोटिस करनी होगी, अरे CH3 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 CH3, इसमें CH2 एक्स्ट्रा है। अब याद करो, मैंने आपको होमोलोगस सीरीज बताई थी ना। होमोलोगस सीरीज मतलब
एक क्लास ऑफ केमिस्ट्री जिसमें दो सक्सेसिव मेंबर एक दूसरे से CH2 बाई CH2 डिफर होते हैं, यानी कि एक के बाद एक आने वाले मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस होता है, और CH2 के हिसाब से हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट कितने का, 14 का डिफरेंस होता है। तो अगर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन वो CH2 से डिफर करते हैं तो वो होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे, और अगर नहीं करते हैं, कुछ और ही कहला रहे हैं, तो फिर भूल जाओ आपको, ठीक है, कोई रिलेशन ही नहीं रहा फिर तो उनमें। अब इधर आते हैं, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अब हम देखेंगे IUPAC नेम, ठीक है। IUPAC नेम के बारे में देखेंगे तो IUPAC नेम हो सकता है कि सेम हो, और अगर दो कंपाउंड का IUPAC नेम सेम हो गया यानी कि वो दोनों आइडेंटिकल ही तो हैं, दोनों सेम ही तो कंपाउंड हैं, क्योंकि IUPAC नेम है क्या आखिर, वो एक स्टैंडर्ड नेम है जो हम यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड उस स्ट्रक्चर को पहचानने में, उस मॉलिक्यूल को पहचानने में। तो अगर दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का आप ऐसा पाते हैं कि उनका IUPAC नेम सेम हो गया, तब तो वो आइडेंटिकल ही हुए, वो डिफरेंट कैसे हुए। और इधर अपने पास अगर IUPAC नेम डिफरेंट हो गया, ठीक है, अगर IUPAC नेम डिफरेंट हो गया तो हम क्या देखेंगे, वो अब पक्का आइसोमर कहलाएंगे। अभी मैंने आपको यही बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और IUPAC नेम डिफरेंट हो जाए तो क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे। आइसोमर में कौन सा आइसोमर कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे। अब आपके मन में आएगा कि स्टीरियो आइसोमर, तो मैं आपको फट से बताऊंगा बेटा, स्टीरियो आइसोमर में IUPAC नेम सेम होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा ब्यूट टू इन, तो ब्यूट टू इन ही होंगे, बस एक को कहेंगे सिस ब्यूट टू इन, एक को बोलेंगे ट्रांस ब्यूट टू इन। तो सिस ब्यूट टू इन और ट्रांस ब्यूट टू इन एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, लेकिन ब्यूट टू इन तो दोनों में कॉमन है ना। तो याद रखना है कि जितने हमारे पास आइसोमर्स होते हैं स्टीरियो वाले, जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आते हैं, उनके IUPAC नेम सेम होते हैं, जबकि जितने हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं उनके IUPAC नेम मस्ट बी डिफरेंट, उसमें कोई दूसरी बात सोचनी नहीं है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चरल कहलाएंगे। अब स्ट्रक्चरल में देखो सबसे पहले प्रायोरिटाइज किसको करेंगे, टॉटोमेरिज्म को। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि बेटा जितने भी टॉटोमर के एग्जांपल होते हैं वो सब के सब फंक्शनल आइसोमर भी होते हैं। लेकिन अब आपको आपके सामने मान लो कि दो स्ट्रक्चर गिवन है और बोला गया कि बोथ आर रिलेटेड विथ, ठीक है, तो हमें क्या बोलना है कि वो स्ट्रक्चरल, वो सॉरी वो टॉटोमर भी होंगे, वो फंक्शनल भी होंगे, तो आंसर क्या लगाना है, बोथ। लेकिन ऑप्शन में बोथ नहीं है, तो हम प्रायोरिटाइज किसको करेंगे, टॉटोमेरिज्म को, देन फंक्शनल आइसोमेरिज्म को। तो ठीक है, तो पहले टॉटोमेरिज्म, देन फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और फिर आएगा मेटामेरिज्म। इसके बाद हम लोग चलेंगे चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म, CPR, है ना, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात बेटा, यहां तक कंफर्म, प्रायोरिटी ऑर्डर याद रहेगा ना। अब सुनो, एक बात यहां पर हम लिखेंगे, एक नोट डाल के लिखेंगे कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये याद रखना है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये बात हर बच्चे को पता रखनी है बेटा, नोट डाल करके कहीं लिख लेना। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर वाली लिस्ट आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए अब आ जाते हैं, जो फंडामेंटल आपने किया छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लें और ये बेसिक्स और फंडामेंटल आपके कवर हो गए, ठीक है। आई स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से, विच फंक्शनल ग्रुप कैन बी प्रेजेंटेड इन कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। सबका जनरल फार्मूला बता रखा है, आपको आइसोमेरिज्म सीखना है, और आपको आइसोमेरिज्म से पहले किसी के जनरल फार्मूला के बिहार पे उस स्ट्रक्चर को पहचानना ही नहीं आएगा तो आप कैसे बता पाओगे कि वो कौन सी स्ट्रक्चर होगी। इसलिए फंडामेंटल वाले क्वेश्चन करने जरूरी है हमारे लिए, है ना। तो मुझे बताओ बेटा C4H10O, क्या ये इस चीज के बारे में नहीं है, CnH2n+2O, क्या आपको दिख रहा है ऐसा। और मैंने आपको बता रखा था बेटा, ऐसा देखते ही आप बोलोगे कि ये या तो एल्कोहल है और या तो ये क्या है, ईथर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। तो एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2nO2। कीटोन का क्या होगा, CnH2nO, ठीक है। और एल्डिहाइड का भी सेम होगा, यही। क्लियर हो गई बात, सारा डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। जल्दी जल्दी बता दो, पीछे समझाया, जल्दी बताना है। और मैं तरीका बता दे रहा हूं, अगर कभी हाइड्रोजन के नंबर कार्बन से जस्ट डबल हैं और ऑक्सीजन लगा हुआ है तो एल्डिहाइड कीटोन है, और अगर हाइड्रोजन के नंबर कार्बन से डबल +2 हैं और ऑक्सीजन लगा है तो एल्कोहल और ईथर है, ठीक है। अब यहां पर देखो C4H8O है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं CnH2nO, और ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन।
ठीक है, ये दोनों आंसर होगा। साथ में ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल का भी एग्जाम्पल बन जाएगा। अब कैसे बन जाएगा आगे फंक्शनल आइसोमरिज्म में समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। अभी बताया था आपको, अगर हाइड्रोजन के नंबर कार्बन के जस्ट डबल हो तो एल्कीन, डबल से दो ज्यादा हो तो एल्केन, डबल से दो कम हो तो एल्काइन। तो इसमें जस्ट डबल है तो ये हो जाएगा एल्कीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2। अब देखो यहां पर आपको O2 दिख रहा है ना, अभी आपको मैंने क्या लिखाया, CnH2nO2। ये किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला वही एस्टर का जनरल फार्मूला, जो एल्कोहल का वही ईथर का, जो एल्डिहाइड का वही कीटोन का, जो प्राइमरी अमाइन का वही सेकेंडरी अमाइन का, वही टर्सरी अमाइन का। आगे बात समझ में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये दो कंपाउंड हमारे पास हैं, ये किस तरह के आइसोमर हैं। अब आप बोलोगे हमें कहां आइसोमरिज्म आपने पढ़ाया अभी, तो मैं बोलूंगा अभी रुक जाओ, अभी देखना, अभी आप ही आंसर करोगे। पहले मुझे बताओ क्या दोनों का, सबसे पहले अभी मैंने आपको क्या सिखाया, तरीका क्या सिखाया, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना है आपको। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, इसका क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसके पास है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इसके पास 4 कार्बन, इसके पास 3 कार्बन। तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या, नहीं, डिफरेंट है। और अभी पीछे मैंने आपको सिखाया, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो तो ये देखो कि क्या दोनों स्ट्रक्चर में CH2 का डिफरेंस है क्या, बिल्कुल है। इसके पास देखो, ये CH2 CH2 CH3, इसका CH2 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 CH3, एक एक्स्ट्रा CH2 इसके पास है। तो दोनों स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन CH2 का डिफरेंस है, और CH2 का डिफरेंस मतलब दोनों आपस में होमोलोगस सीरीज के मेंबर हो गए, तो ये दोनों होमोलोग कहलाएंगे एक दूसरे के। आगे बात समझ में, पहचानना आ गया, अभी समझाया, अभी क्वेश्चन आ गया। अब ऐसा भी नहीं आपको क्वेश्चन इमेजिन करना है, मैं बस यही चाहता हूं कि छोटी सी भी हेडिंग आप पढ़ लें, छोटा सा भी थियरी पढ़ लें, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने आ जाएं बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स आइसोमर। अब देखो पहला ये है CH3CH3, ये है CH3CH2CH3। अब मुझे बताइए बेटा, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्योंकि IUPAC की पहली कंडीशन, पहली शर्त है जो आपको माननी ही पड़ेगी, वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम। इसके पास 2 कार्बन, इसके पास 3 कार्बन, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो गया, लेकिन CH2 का डिफरेंस है, तो ये आपस में होमोलॉग कहलाएंगे। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये होमोलॉग्स कहलाएंगे। ठीक है, ये हो गए। क्लियर। तो ये आइसोमर तो नहीं हुए। सेकेंड वाला देखो, यहां देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, और ये इसके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड OCH3। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसके पास 1 कार्बन 2 कार्बन, इसके पास 1 कार्बन 2 कार्बन, इसके पास 2 + 1 3, 3 + 1 4, और इसके पास 3 + 3 6। देख रहे हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट है। एक के पास 6 हाइड्रोजन है, एक के पास कितने हैं, 2 + 1 4 हाइड्रोजन है। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, फिर देखना क्या CH2 का डिफरेंस है, नहीं। इसका मतलब कि क्या हुआ कि ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं हुए। तो भूल जाओ इनको, ये आइसोमेरिज्म नहीं कहलाएंगे, आइसोमर के एग्जांपल नहीं बनेंगे। इसमें आ जाओ, एक एग्जांपल ये बन गया, टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने, 3 6, और 6 + 4 इतना 10 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 हाइड्रोजन कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। इसके पास बताइए टोटल 3 क्या हो गया, ये CH3 यहां नहीं रहेगा, ये यहां रहेगा। ठीक है, चलो अब बताओ, इसके पास 3 + 1 4 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10। तो बेटा हाइड्रोजन और कार्बन के नंबर तो सेम है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अब आइसोमर हो सकता है। अब क्या चीज देखते हैं सेकंड नंबर पे, IUPAC देखते हैं। इसका IUPAC देखो 4 कार्बन है, ब्यूटेन होगा, इसका क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन होगा। अब यही पीछे सिखाया था। तो अगर दोनों का IUPAC डिफरेंट डिफरेंट हो गया, तो ये पक्का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा, है ना। और यही पूछा कि कौन सा पेयर आइसोमर का एग्जांपल बनेगा, तो थर्ड एग्जांपल बन जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ आइसोमर आर CH3CH2OCH3 एंड CH3CH2CH2OH। अब आप अगेन सबसे पहले बेटा, अगर आपको देखना है कि आइसोमर है कि नहीं है, सबसे पहला काम करना होगा हमें, ये एश्योर करिए, ये मेक श्योर करिए कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो यहां पर देखो 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन, 6 + 6, तो सॉरी 3 + 3 6, 6 + 2 8, और हाइड्रोजन है 8 और एक ऑक्सीजन है। यहां पर 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 4 3, हाँ प्लस ये हो गया 4, 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया, और एक ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है,
अब क्या देखें, आईयूपीएसी, भाई ये ईथर है और ये एल्कोहल है, ईथर और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएगा और क्या कहलाएगा। जब हम पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म तब की बात है, लेकिन इतना तो आसानी से कर सकते हैं ना, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। और कहीं पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी क्या बताया, सीपीएमटीएफआर, ये सब किसके एग्जांपल होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। आगे बात समझ में, जितनी बातें मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाई आपको सब पे क्वेश्चन है इसमें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दो स्ट्रक्चर हैं CH3 CH2 CHO एंड CH3 CO CH3, रिलेशन बिटवीन A एंड B। अब देखो बेटा, दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, 3 कार्बन, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दोनों में सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब क्या देखें, आईयूपीएसी डिफरेंट है कि नहीं, क्योंकि आईयूपीएसी सेम हो गया तो आइडेंटिकल कहलाएगा, ठीक है। आईयूपीएसी शुड बी डिफरेंट। अब ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो आईयूपीएसी तो डिफरेंट होना ही होना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन है, दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, तो फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा। और फंक्शनल आइसोमर ये है ऑप्शन में, तो थर्ड आंसर हो गया। कितना आसान था ये बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी पीछे सिखाया आपको कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो तरह के आइसोमर इंक्लूड होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। एकदम अच्छे से याद कर लो, ये अभी से लेकर के क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म तक आपकी मदद करेगा। तो स्टीरियो में क्या क्या आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कहां लिखा है ऐसा, ये सेकंड वाले ऑप्शन में, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। आगे आंसर सही से, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना, खुश हो रहे हो इस बात को समझ के कि कितना आसान है सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। आइसोमर्स ऑफ ए सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम। अब बताओ, अगर एक ही सब्सटेंस के आइसोमर हैं तो क्या सेम होना जरूरी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि एटलीस्ट वन केमिकल प्रॉपर्टी या एटलीस्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी शुड बी डिफरेंट, और मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर शुड बी डिफरेंट, तभी तो स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे, ठीक है। तो क्या याद रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी डिफरेंट। तो इस तरह से फंडामेंटल्स आपका कंप्लीट हो गया है ना, जो भी हमने पढ़ा वो सारा का सारा आइसोमेरिज्म। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चेन एंड पोजिशनल आइसोमर एक साथ, फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेटामेरिज्म, फिर उसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कंप्लीट टॉटोमेरिज्म एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, फिर उसी के साथ साथ रिंग चेन भी खत्म कर लेंगे। इस तरह से हम लोग वीडियो वाइज, मतलब एक वीडियो में कम से कम एक, या फिर जरूरी है तो एक से ज्यादा तो दो ही, केवल दो आइसोमर एक वीडियो में डील करेंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक। तो छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे, उनको कंप्लीट करने में मजा आएगा, पढ़ने में समझने में मजा आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस छोटे से वीडियो में तमाम बेशुमार अच्छे शानदार क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर, उस यूनिट, उस टॉपिक को लेकर के दिनों दिन बेहतर होती जाए। अगर आपने ये मेरे साथ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज कर ली, वादा करता हूं बेटा, कोई ऐसा है नहीं, कोई एग्जाम या कोई ऐसा आपको पेपर बनाने वाला नहीं मिलेगा जो आपको आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बॉक्स जाकर के कोई सिंगल क्वेश्चन पूछ ले। तो बस बने रहना इसी चैनल पे, ठीक है, शानदार तरीके से क्वेश्चन करते रहना है। और ये बुकलेट अब धीरे धीरे करके इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो अब पहले नहीं बता रहा था मैं, अब बताना स्टार्ट किया, क्योंकि अब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जिस बच्चे को ये बुकलेट चाहिए है ना, ये वर्ड 65 अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंप्लीट, इसमें नेम रिएक्शंस हैं, टोटल 51 नेम रिएक्शंस हैं, 101 इसमें कंप्लीट रिएजेंट हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएजेंट का ही खेल है, ठीक है। तो वो रिएजेंट वाली बुकलेट, और साथ में इसमें टोटल 51 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पीवाईक्यू में और सिर्फ नेम रिएक्शन से रिलेटेड आए हुए हैं, वो इसमें गिवन है। और ऐसे छोटे छोटे बहुत बहुत ऐसे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको उसके बुक के बॉटम पे मिल जाएंगे, जो पढ़ते ही आपको समझा, अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ इस पे डिपेंड करता है, अच्छा परसेंटेज एस करेक्टर ऐसे डिपेंड करता है, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ये भी डिपेंड करेगा, ऐसे ऐसे। तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी बहुत शानदार होने वाली है, ठीक है, और मिल करके हम लोग मचा देंगे धूम। क्लियर। और आज का वीडियो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहना है, मुस्कुराते रहना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ठीक है। चलिए वक्त आ गया आपसे विदा लेने का, बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।